गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज है सैटरडे 17 जुलाई 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर को। यहाँ पर अगर आप आज का न्यूज़पेपर देखेंगे तो सबसे पहले ही पेज पर एक बहुत ही बड़ी खबर लिखी हुई है, राइजिंग केस इन महाराष्ट्र केरला अ कॉज ऑफ वरी प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि केरला और महाराष्ट्र के अंदर जो कोविड-19 के केसेस हैं वो फिर से रैंप अप होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि लग रहा है थर्ड वेव भी अब आने वाली है। क्योंकि लास्ट 2 वेव्स के अंदर देखा गया है कि कोई ना कोई ऐसी स्टेट्स होती है जहां से हमें अनएक्सपेक्टेडली कोविड-19 के जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं, और यही अब हमें महाराष्ट्र और केरला में देखने को मिल रहा है। और इस बात को लेकर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हमें अपनी टेस्ट को, ट्रैक को, ट्रीट को और टीकाकरण को, इन सभी को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर किसी भी एरिया में कोविड-19 के केस पाए जाते हैं तो उस पूरे एरिया को ब्लॉक ना करके बल्कि उसको माइक्रो कंट्रोलमेंट जोन के अंदर बना के उसके अंदर ब्लॉकेज करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जनरली अगर हम पूरा एरिया ब्लॉक कर देते तो इससे बाकी लोगों को भी सफर करना पड़ता है। तो वजह है कि पूरा एरिया ब्लॉक करने के आप उसके माइक्रो कंट्रोलमेंट जोन बना दो, जिसके कारण आप अपने पास चीजों को संभाल सकते हो। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही कायोटिक सिचुएशन है कि आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि थर्ड वेव भी आ सकती है। अब यहाँ पर इसके बाद अगर हम राइट साइड में देखें तो यूपी जो है, यूपी ने कहा था कि जो कांवड़ यात्रा इस बार होगी हम उसको फिजिकली वेरीफाई कर दें कि अब इस बार फिजिकली लोग जा जाके कांवड़ यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 21 जो भारत का संविधान में आर्टिकल नंबर 21 है वो हमें बताता है राइट टू लाइफ के बारे में, जिसके अंदर रिलीजियस कंटेनमेंट की भी बात बोली जाती है, जिसमें कहा जाता है रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो भी हमारे राइट टू लाइफ का ही एक पार्ट है। तो क्या आपको लगता है कि कोविड-19 केस में कांवड़ यात्रा होनी चाहिए? तो यूपी तरफ से तो उन्होंने कहा कि हाँ होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनको बोला कि आप अपने डिसीजन को रिकंसीडर करो अभी की सिचुएशन के हिसाब से, कि आज की जो करंट सिचुएशन, जो करंट सिनेरियो में जो चीजें चल रही हैं, क्या उसके हिसाब से कांवड़ यात्रा होना इस टाइम बहुत जरूरी है। तो यूपी गवर्नमेंट को बोला गया आप अपने इस डिसीजन को रिकंसीडर करो। ठीक है, इसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि एक मिनट हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो हाई कोर्ट ने बोला है कि जो चिल्ड्रंस हैं उनके ऊपर बिना ट्रायल के आप उनसे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में उन्हें शामिल नहीं कर सकते। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया के अंदर अभी वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो 18 साल के ऊपर वाले लोगों को ही दी जा रही है, लेकिन कहा ही जा रहा था कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी एज 18 साल से कम है उनको भी वैक्सीनेशन प्रोसेस के अंदर शामिल करना चाहिए, क्योंकि उनको भी राइट टू लाइफ का अधिकार है। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने बोला है कि जब तक जितने भी ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएंगे और उनका एक रिजल्ट, कंक्लूडेड रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक हम कोई भी ट्रायल अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते वैक्सीनेशन का। जब प्रॉपर ट्रायल्स हो जाएंगे, जब लगे कि हाँ बच्चों के लिए सूटेबल है ये वैक्सीन, तो ही उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। अदरवाइज तब तक वैक्सीनेशन प्रक्रिया को थोड़ा धीमा रखा रहेगा बच्चों के लिए, क्योंकि देखा गया है जो कोविड-19 का जो चाहे फर्स्ट वेव हो चाहे वो सेकेंड वेव हो, उसमें ज्यादातर 18 साल के ऊपर वाले लोगों को ही अफेक्ट किया गया, उससे नीचे वाले लोगों को थोड़ा सा कम इफेक्ट हुआ है, जिसके चलते ही कहा गया कि जब तक प्रॉपर ट्रायल नहीं होंगे तब तक हम कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते कि बच्चों को वैक्सीनेट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। यहां पर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आती है कि जो इंडिया के फोटोग्राफर थे, फोटो जर्नलिस्ट थे, उनको अफगानिस्तान में मार दिया गया। जी हाँ बिल्कुल, ये जो दानिश सिद्दीकी थे ये बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर थे और ये अफगानिस्तान में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन वहां पर इनकी जो है एक सुसाइड तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उनको मारा गया है वहां पर, जो कि एक बहुत दुखद खबर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अराउंड 10,000 जिहादी लोगों ने क्रॉस करके पाकिस्तान से वो अफगानिस्तान की ओर शिफ्ट हुए हैं। मतलब क्या होता है कि जब आप बाउंड्री लाइन पे आप शिफ्ट करके माइग्रेशन जैसी चीजें करते हो और वो भी जिहादी जैसी, वो एक ग्लोबल लेवल पे पेंडेमिक जैसी सिचुएशन बन जाता है, जिस बात को लेकर अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने बहुत ही ज्यादा चिंता व्यक्त की है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हमारे चीफ जस्टिस एन एम रामवा ने ये बोला है कि देखो, आप जानते हो कि जब भी बेल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से इशू किया जाता है तो उसी टाइम जो कैदी को रिहा कर देना चाहिए। लेकिन जो जेल के प्रशासन के लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि जब तक हमारे पास फिजिकल कॉपी नहीं आती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बेल ऑर्डर की, तब तक हम उस पर्सन को रिहा नहीं कर सकते हैं। और बेल ऑर्डर की जो हार्ड कॉपी उसको आने में अराउंड 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है। यानी जितने कैदियों को बेल मिल जाती है उसे उन टाइम पर बेल नहीं मिल पाती है और उन्हें 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है। तो जो हमारे
ये चीफ जस्टिस है आरवी रामन्ना, इन्होंने बोला कि भाई जब आजकल आईटी का ज़माना है तो क्यों हम कबूतरों वाले काम करें कि कबूतर का खत आएगा उसके बाद हम बेल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आईटी का ज़माना है, जब ऑर्डर रिलीज कर दिया आपके पास, उसकी पीडीएफ फाइल बनकर आ चुकी है, तो आप क्यों नहीं उसको रिलीज कर रहे हो। इस बात को लेकर हमारे चीफ जस्टिस ने एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है। मुझे लगता है इससे काफ़ी फायदा मिलेगा कि हम आईटी सेक्टर को भी प्रमोट कर रहे हैं और इससे जो जजमेंटल प्रोसेस है उसको भी तेज बनाया जा रहा है। इसके अलावा इसमें आगे अगर हम रिपोर्ट में देखते हैं तो यहाँ पर आपको बोला गया रिप्लाई टू प्लिया ऑन ओपनिंग निजामुद्दीन सेंटर, ये हाई कोर्ट। यहाँ पर क्या बात हो रही है, आपको याद होगा कि जब कोविड-19 के केस आने शुरू हुए थे तो उस टाइम ये इस निजामुद्दीन में जितने भी जो लोग बैठे हुए थे या जो लोग स्टे करते थे उनमें कोविड-19 केस सबसे ज़्यादा पाए गए थे और ये कहा गया कि यहीं से कोविड-19 फैला, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं थी। बट उस टाइम पर ऐसा हमें फील हुआ कि कोविड-19 केस को फैलाने में ये निजामुद्दीन की दरगाह बहुत काम आई है। तो उस दिन यानी 31 मार्च 2019 को इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, एक मिनट, 2019 नहीं 2020 को इसको बंद कर दिया गया था और ये कहा गया था कि अब ये ब्लॉक रहेगा। अब निजामुद्दीन की दरगाह खोलने के लिए लोग गुजारिश कर रहे हैं, जो कि अभी हाई कोर्ट ने उस चीज़ को अभी पेंडिंग में रखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल कर आती है कि जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी है इन्होंने दो चीज़ें स्टार्ट की हैं। पहला तो आर्ट्स के लिए कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट किया और दूसरा सबसे बड़ी बात कि अब इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया। ग्रेडिंग सिस्टम मतलब जो फर्स्ट ईयर में बच्चे प्रमोट कर दिए गए थे, अब उनका प्रमोशन इस बेस पर हो कि उन्होंने असाइनमेंट्स वगैरह कैसे बनाए हैं, उनका करिकुलम एक्टिविटी क्या रहा है, उसके बेस पर अब इनका जो क्योंकि अभी एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो नहीं पा रहे हैं, तो क्योंकि उन्हें पास किया जाए तो ये सारे क्राइटेरिया देखते हुए हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और उनको मार्क्स अलॉट करेंगे। यहाँ पर अब अगर हम और आगे जाते हैं तो फार्मर प्रोटेस्ट की तो बातें देखो आजकल चलती ही रहती हैं। जब तक इसका पूरा कंक्लूसिव डिसीजन नहीं आता तब तक हम इस पर थोड़ी चर्चा कम ही करेंगे, क्योंकि ये तो आए दिन की कहानी है, कोई ना कोई नई चीज़ इसमें ड्रामेटिक तरीके से चलती ही रहती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कभी भी चीज़ों को मोल्ड कर देता है, कभी कुछ कर देता है। अच्छा, इसमें और अगर हम देखें अपने पास, हाँ यहाँ पर एक आ रहा है जो मेकी दातू एक पूरी नदी है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है। वो डिबेट क्या चल रहा है कि जैसे दिल्ली है वो वाटर क्राइसिस से जूझ रही है, ऐसे कई सारी स्टेट्स हैं जो कि वाटर क्राइसिस से जूझ रही हैं। तो क्या होता है ना कि अगर किसी स्टेट के बीच में कोई डैम आती है तो उसमें एक स्टेट वाला कहता है ये डैम हमारी है तो पानी हमारे लोगों को मिलेगा, दूसरी स्टेट बोलती है ये डैम हमारे टेरिटरी में आती है तो इसका पानी हमको मिलेगा। तो इस प्रोजेक्ट पर जो है अभी कोई भी ऐसा काम जो है वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अप्रूवल नहीं आई है। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आएगी उसके बाद जो है यहाँ पर काम होना शुरू हो जाएगा। जो भी इस पे प्रोजेक्ट पर डैम वगैरह बनाने होंगे वो सारे काम शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़े और नीचे, ये बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो 99.95% रहा, यानी कि 0.05% ही बच्चे जो है वो पास आउट नहीं कर पाए, बाकी सारे स्टूडेंट्स ने पास आउट कर लिया। और आप जानते हैं जो महाराष्ट्र केरल है यहाँ के जो बच्चे हैं इनके पढ़ने का लेवल ही अलग होता है। आप देख लो पूरी इंडिया के अंदर जो लिटरेसी रेट है सबसे ज़्यादा यहीं पाया जाता है। चलो आप एक बात बताओ, कॉमेंट सेक्शन में बताना 2021 के डेटा के हिसाब से जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाया जाता है। देखते हैं इसका सही आंसर कौन देगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें, आजकल हमारी इंडिया के अंदर क्या है कि हम रोड बना देते हैं, लेकिन उस रोड की असली परीक्षा तब होती है जब उसमें क्या होता है, पानी भरता है। जैसे ही आपने देखा कि कहीं भी रेनफॉल हुआ तो पानी तुरंत भरना स्टार्ट हो गया, जिसके चलते जैम से स्टार्ट हो गए, जैम लगना शुरू हो गए। और जब जैम लगते हैं तो क्या होता है ना कि जो रोड है उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, कहीं ना कहीं से टूट जाती है। फिर पीडब्ल्यूडी सीडब्ल्यूडी मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मतलब अप्रोच करनी शुरू हो जाती है कि आपने जो रोड बनाई है वो प्रोडक्टिव नहीं है, आपने जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने चीज़ों को सही तरीके से नहीं लगाया। चलो ये तो एक अलग मुद्दा है। यहाँ हम आ गए एडिटोरियल पार्ट के अंदर। दोस्तों याद है एडिटोरियल पार्ट पर आप ब्लाइंडली फेथ बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पर लोग अपने सिर्फ व्यूज बताते हैं, ये एक तरफा न्यूज़ की तरह होती है। बस आप इसको अपनी नॉलेज पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो, लेकिन ब्लाइंडली फेथ बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पर एक सबसे पहला जो आर्टिकल क्या कहूँगा, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ बोली गई है
कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, जो नए हेल्थ मिनिस्टर अभी बनाए गए हैं अभय शुक्ला जी, इन्होंने बोला है कि इंडिया को इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्थ केयर सर्विसेज की। यानी कि जैसा आप जानते हैं कोविड-19 केस में हमारा जो हेल्थ केयर सर्विस है वो कोलैप्स हो गया और हमने देखा हमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत थी जो नेसेसरी चीज़ों के अंदर काउंट होती है और हमने अभी तक उनकी सप्लाई को इंश्योर नहीं कर पाया। तो ऐसे में हमें सीखना चाहिए अपने पुराने बैड एक्सपीरियंस से कि किस तरह से हम अपने हॉस्पिटल या फिर अपने हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है जब 2022 का जो बजट सेशन आएगा, कहीं ना कहीं हेल्थ केयर के लिए पहले से डबल या ट्रिपल फंड अलॉट किए जाएंगे। नए नए हॉस्पिटल्स और वैकेंसीज वगैरह जो नर्सेस और डॉक्टर्स की होती है उनको और भी ज़्यादा रैंप अप किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सर्विसेज को हम पहले से ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसके नीचे और देखेंगे तो यहाँ पर एक एडिटोरियल है जो है राइजिंग अगेन करके। ये राइजिंग अगेन एडिटोरियल क्या बोलता है? ये एडिटोरियल ये बोलता है कि आने वाले टाइम के अंदर कोविड-19 के जो केसेस हैं वो पहले के मुकाबले भी कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। और हम इंडिया वाले इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डरे और सहमे हुए कि अगर थर्ड वेव आई तो उससे निपटने के लिए हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी है। आपने कोविड-19 का फर्स्ट और सेकेंड केस दोनों देखे जहाँ पर हमने अपनी पूरी हॉस्पिटलिटी को कोलैप्स होते हुए देखा। हमें ये समझ आ गया कि आज भी हमारे पास हॉस्पिटलों की उतनी सुविधाएं नहीं है जितनी होनी चाहिए। दिल्ली जैसे शहर जहाँ पर लोग दूर दूर से एम्स हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के लिए आते हैं कि चलो यहाँ हमारा इलाज हो जाएगा, दोस्तों यहाँ तो वो हालत हो रखी है कि आप घुसना मुश्किल है, एडमिशन तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जिस तरह से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, हमारी हॉस्पिटलाइजेशन जो है सुविधा नीचे डाउन होती जा रही है। तो आखिर वो कौन कौन से मेजरमेंट हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाने चाहिए अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, ये एडिटोरियल इस पॉइंट के अंदर डिस्कस करता है। अब यहाँ पर हमारा ऊपर एक और एडिटोरियल था, ये ओवरड्यू रिव्यू, आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं ओवरड्यू रिव्यू करके। ये बेसिकली क्या बोलते हैं, मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि हमारे पास क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मेन जो जज है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन्होंने क्या बोला कि जो सेक्शन 124 है राजद्रोह का, इसको एबॉलिश कर देना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जो एम के गांधी और जो बाल गंगाधर तिलक है, इन सब के ऊपर इसी सेक्शन के थ्रू राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। आज की डेट में इसकी कोई रिलेवेंस नहीं बनती है, लोग इस प्रकार पॉलिटिकल पार्टी लोग इसका मिसयूज करते हैं अपने अपने लेवल्स पे। तो इसको अब 75 साल बाद भी, आज़ादी के 75 साल हो गए, फिर भी आज हम इसे रखे हुए हैं जिसका मिसयूज हो रहा है। तो हमें अब इसको एबॉलिश कर देना चाहिए, ऐसा कहना है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। और याद रखना, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते ये एक तरफा डिसीजन है। उनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद ये चीज़ें जाके बोलते हैं। यहाँ एक न्यूज़ तो काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि जैसे यूपी के अंदर अभी एक बिल ड्राफ्ट किया जा रहा है 2 चाइल्ड पॉलिसी का। मैं आपको बताता हूँ इस बिल के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर, क्योंकि 2 चाइल्ड पॉलिसी एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर अगर आप एक कपल हो और आपने 2 से ज़्यादा बच्चे किए, तो ऐसे में जो भी आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से जो सुविधाएं मिलती है वो सारी सुविधाएं आपसे ले ली जाएंगी और आपके किसी भी परिवार के फैमिली मेंबर को कोई गवर्नमेंट जॉब अलॉट नहीं की जाएगी। अल्टीमेटली ये जितनी भी हार्श पेनाल्टीज हैं ये इसलिए लगाई जाए जिससे आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। पॉपुलेशन कंट्रोल करना आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, बिकॉज हम जानते हैं जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और जो वांट्स है अनलिमिटेड है। तो ऐसे में अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करवा पाना अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से बहुत मुश्किल पड़ता है। आपने देख लिया कोविड-19 केस में 135 करोड़ की जनता को संभालना, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी दे पाना इंडिया के बस की बात नहीं थी। तो यहाँ पर अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम लेकर आना। दोस्तों अगर ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो है अगर ये एक्ट में कन्वर्ट हो गया यूपी के लेवल पे, तो आप ये मान के चलो कि ये बिल इतना ज़्यादा अच्छा है कि ये सिर्फ यूपी में नहीं बाकी शहरों के ऊपर भी एक प्रेशर बन जाएगा, बाकी स्टेट के ऊपर भी एक प्रेशर बन जाएगा कि वो भी इस तरह के बिल को इंट्रोड्यूस करें। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जहां पर ये सेंट्रल लेवल पर हो जाएगा, पूरी इंडिया की लेवल पर हो जाएगा कि हम दो हमारे 2 की स्कीम चलेगी, उसके अलावा अगर आपने बच्चे की तो आप कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गवर्नमेंट सब्सिडीज को बिल्कुल ही छोड़ दो, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। और ये यूपी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया कदम है। मैं तो ये मानता हूँ ये जो कदम लिया गया आज नहीं बल्कि आज से 20 साल पहले ले लिया होता तो शायद आज हमारी जो सिचुएशन है वो कहीं ज्यादा अच्छी होती है। बट कोई बात नहीं, देर है पर दोस्त एटलीस्ट हमने सोचा तो उसके बारे में। दोस्तों यहाँ पर मैं
आपको बताऊंगा कि हम जो ये 2 चाइल्ड पॉलिसी ला रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी से। बट 1 चाइल्ड पॉलिसी में कई सारी खामी थी कि उस लड़के के ऊपर 5 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी, एक उसकी वाइफ की, एक अपने दोनों पेरेंट्स की, और एक लड़की यानी अपनी वाइफ के दोनों पेरेंट्स की। तो एक पर्सन के ऊपर 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी, इसलिए 1 चाइल्ड पॉलिसी जो है चाइना के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाई। हमने भी 1 चाइल्ड पॉलिसी को ज़्यादा फेवर में नहीं दिया, इसलिए हमने 2 चाइल्ड पॉलिसी निकाली। चलिए इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं अपने पास, तो ये तो वैक्सीन कोलकाता की बात चल रही है। यहाँ पर आपकी लाइक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं जो मैं आपको बता सकूं कि एग्जाम ओरिएंटेड हो। बाकी तो ये देखो लोकल लेवल की न्यूज़ है, इसको हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ आ रही है कि गांधीनगर में एक स्टेशन बनाया गया जिसको पीएम जो है वो इनॉग्रेट मतलब उसका उद्घाटन करेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए विजय माल्या का केस आ रहा है। ये माल्या भैया है हमारे, ये माल्या भैया ने क्या किया था, हमारे 9,000 करोड़ रुपए जो है ये अलग अलग बैंकों से मिला के 9,000 करोड़ रुपए इन्होंने लिए और बाद में उसको एनपीए डिक्लेयर करवा दिया। मतलब 90 दिन तक इन्होंने उसको 90 दिन तक इसकी पेमेंट नहीं की तो बैंकों ने उसको एनपीए में डाल दिया। एनपीए की भी 3 कैटेगरी होती हैं, सब स्टैंडर्ड होती है, डाउटफुल होती है और लॉस एसेट्स होती है। और बाद में बैंक ने उसको लॉस एसेट्स डिक्लेयर कर दिया। कहा जाता है कि जो विजय माल्या इन्होंने पैसे लेकर बकायदा अपनी खुद की एयरलाइन किंगफिशर एयरलाइन पे बैठ के ये वापस लंदन चलेगा और इसके बाद ये कभी इंडिया में नहीं आए। तो कहा जाता है कि अब इनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है इसको बेचकर हम उस पैसे को रिकवर करेंगे। तो अराउंड अभी जो है 792.11 करोड़ हमने रिलीज कर लिए इनके द्वारा खरीदे गए शेयर्स को बेचकर, जो कि अच्छी बात है। और फाइनली फिर हमने ये पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अलॉट कर दिया क्योंकि ये पैसा उन्हीं के लिए था। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, यहाँ तो और कुछ नहीं है। चंडीगढ़ में डेथ के केसेस बढ़ रहे हैं। देखो जो हमारे मतलब की चीज़ है ना वो हम पढ़ेंगे अपने पास। ठीक है, चलो यहाँ पे एक मतलब की चीज़ निकल कर आती है हमारे पास। ये देखिए बिजनेस सेक्शन में जाता है। इंडिया ने जून के टाइम पे देखा गया कि ऑयल का इंपोर्ट कम किया। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर इंडिया तो एक्सपोर्ट कम करती है और इंपोर्ट ज़्यादा करती है, आप कह रहे हो इंपोर्ट कम करती है। दोस्तों क्या है कि अभी जब लॉकडाउन चला था, ठीक है, अपना सेकेंड वेव जब वो आई थी तो उसमें जब लॉकडाउन लगा था तो क्या था, लोग बाहर कम निकलते थे तो व्हीकल्स वगैरह कम चलते थे। तो ऐसे में जो डिमांड थी ऑयल की वो कम हो गई। जब ऑयल की डिमांड कम होगी तो हम बाहर से इंपोर्ट भी क्या करेंगे, कम करेंगे। देखा गया कि जून महीने के अंदर ऑयल का जो इम्पोर्टेड है वो पिछले 9 महीने के इंपोर्ट से काफ़ी कम है, जो कि एक अच्छी बात है कि हमने ज़्यादा इंपोर्ट नहीं किया, अच्छी बात है। लेकिन रीज़न उसके पीछे ये नहीं कि हम लोग सतर्क थे, रीज़न ये है कि लॉकडाउन लगा था तो हमारा काम धंधा नहीं चला था तो हमें बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये रीज़न है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। अब यहाँ पर आप देखना निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज आती है। चलो एक बार नाम रिपीट करें, निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनियों के शेयर का एवरेज प्राइस लिया जाता है और सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनियों का, जिसके अंदर कौन कौन सी आज की डेट में कंपनी आती है। दोस्तों मैं आपको तो निफ्टी के अंदर ये नहीं कि कल जो निफ्टी में कंपनी होंगी आज भी वही होंगे, हो सकता है किसी का शेयर का प्राइस डाउन हो गया हो तो उसकी वैल्यू कम हो गई हो और किसी दूसरी कंपनी की वैल्यू बढ़ गई हो, वो टॉप 50 में शामिल होगी। इसलिए डेली के डेली पढ़ना आपके लिए जरूरी है। जैसे आपका अदानी एयरपोर्ट हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बजाज ऑटो हो गया, बजाज फाइनेंस सर्विस, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर्स, ग्रासमिन इंडिया, HCL टेक, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, हीरो मोटोकॉम, हिंदाल कंपनी, हिंद यूनिवर्सल और ICICI बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ITC, JSW स्टील, कोटेक बैंक, L&T, M&M, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, SBI बैंक, SBI लाइफ, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, TCS, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, UPL, विप्रो। दोस्तों डेली पढ़ोगे तो आपको नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि जो पेटीएम है वो अपनी IPO लॉन्च करने वाला है, जिसके अंदर 16,600 करोड़ रुपए वो क्या करेगा, इशू करेगा। और ये 197 कम्युनिकेशन, अच्छा 197 कम्युनिकेशन क्या है, ये पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। मतलब कि कहते हैं ना जब 91% शेयर 90% से ज़्यादा शेयर खरीद लेते तो एक तरह से उसकी पेरेंट कंपनी बन जाती है। बाकी इसके बारे में कभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि हाँ ये क्या चीज़ें होती हैं सारी की सारी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो आने वाले दिनों के अंदर और ज़्यादा बढ़ सकता है। मैं आपको बताता हूँ फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो जाए और गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम हो जाए, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। पिछले काफ़ी टाइम से जब से आर्थिक मंदी चल रही है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं क्योंकि उनकी जॉब लॉस हो चुकी है, तो ऐसे में पैसों को रिलीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है अपनी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है तो ऐसे में फिस्कल डेफिसिट आ जाती है क्योंकि गवर्नमेंट को
आपको इनकम कम हो रही है और खर्चा ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट जैसी सिचुएशन इंडिया को देखनी पड़ जाती है। बस दोस्तों आज की इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमने जो जो चीज़ें की वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें की हैं, आपको इतना ही इसके अंदर पढ़ना है। दोस्तों अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप एक बार वहाँ पर विजिट ज़रूर कर लेना और सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दोस्तों हमने रमेश सिंह की भी सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो कि आपको इकोनॉमिक्स ईजी वाले चैनल पर मिल जाएगी, तो पैरेलली उसको भी चीज़ों को देखते हुए चलना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और बाकी कल की डेट में हम फिर एक नए न्यूज़पेपर के साथ आएंगे। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतने, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पीस आउट।